राहदरी से सेन और सेन के पार सीधे हाथ की जानिब दलान के पास आके मोमर आदमी पलट गया और उसने हाथ उठा के अकब में आने वाले आदमियों को रोका और तकरीबन 100 गजी चौड़े दलान से गुजर के पहले पड़ने वाले कमरे में दाखिल हो गया। इमारत कितनी ही मुख्तलिफ हो मगर यह जगह किसी अड्डे की बैठक ही थी, किसी वसी हाल के मानित वसी और इस कमरा। दीवारें गुल बूटों से मुरस्सा, नक्काशी मीनाकारी जवाल आमादा हो तो दीद बाज का जिस्म ऐंठने लगता है। दीवारों पे कंदा गुल बूटों को भी एक आबियारी चाहिए। किसी वक्त ये कमरा शीश महल जैसा कोई दीवान खाना होगा। सितारों की तरह छत और दीवारों पर जड़े बेशतर आईना पारे अपनी जगह तर्क कर चुके थे। दरमियान की कशादा जगह के बाद दरवाजे के ऐन मुकाबिल दीवार के वस्त में एक कम कामत मगर बड़ी चौकी पर चंद आदमियों के साथ गाँव तकिए से कमर टिकाए। जो शख्स सबसे नुमाया नजर आ रहा था वही उस्ताद मैदा हो सकता था। उसके दाएं बाएं दो इतराफ भी दीवारों से बेवस्त चौड़ाई में मुतसर चौकियों और दरमियानी फर्श के खुले हिस्से पर पहले से बहुत से आदमी बैठे हुए थे। बहुत से हमारे साथ आए थे। सबकी निगाहें हम दोनों पर मरकूज थी। उनके चेहरों पर छाया इस तरह दरूने खाना कैफियत का गुमाज था। सरगोशियों की गूंज कमरे में मंडरा रही थी। हमें बढ़ता देख के फर्श पर बैठे लोग इधर उधर सिमटते गए। सामने की बड़ी चौकी से कोई 2 गज के फासले पर हम ठहर गए। दरमियान में बैठे हुए आदमी ने हमारे इतने करीब आ जाने और ठहर जाने पर पहलू बदल के हुक्के की नए मुँह से लगाई। एक इस्तरारी नज़र आसपास मौजूद लोगों पर डाली और खामोश रहा। उसका कद मतवाज़ुन, जिस्म ठुका और घुटा हुआ था। तांबे जैसी रंगत, गोल चेहरा, नक्शो निगार भरे हुए सर के स्याह बालों में कहीं कहीं सफ़ेदी की आमजिश, घने और घुंघरियाले रोगन आलूद और सलीके से पीछे की तरफ कुड़े हुए। तंग पेशानी, इतनी तंग भी नहीं, मुठियाली रंगत के बारीक सिल्की कुर्ते और छोटी मोहरी के सफ़ेद पजामे में मलबूस। बारीक कुर्ते से अंदर पहनी सफ़ेद मुंडी झलक रही थी। गले में तस्बीह के दानों से मुशाबे नीले पत्थरों की माला। दाएं कलाई में चांदी की मुतसर दरिया। चेहरे पर सबसे नुमाया इसकी आंखें थी, गहरी, किसी कदर अंदर धंसी हुई और बेहद चमकता। दीदे मुतहरक थे, खूब चाको चौबत, 40-45 उम्र होगी। अपनी ज़ाहिरी वज़कता से वो अड्डे के दादा की बजाय कोई मुस्तनद अपने गाहक दूर से भांप लेने वाला दुकानदार मालूम होता था। इससे पहले कि वो या उसका हाशिया बरदार किसी सरगुश्तगी की इब्तदा करे, मैंने हाथ उठा के उसकी तरफ उंगली उठा के कहा, तुम ही उस्ताद मैदा हो, इधर के दादा। उसके जिस्म में तमूज सा नमदार हुआ और वह चमकीली आंखों से मुझे सरतबा देखा कि और चुप रहा। उसके पहलू नशी एक पुख्ताकार आदमी ने जुबान खोली, ऐसी क्या बात है, तुम उस्ताद मैदा हो? मैंने नगवारी से पूछा। मुझसे मुखातिब आदमी कसमसा गया। पेशानी पर शिकनों का जाल पड़कर कोई जवाब न दे सका। बेख्तियार इसकी नज़रें बीच में बैठे शख्स पर उमड़ी। हमें सिर्फ उस्ताद मैदा से बात करना है। मैंने अपनी आवाज़ थामे रखी और हतमी अंदाज में कहा, ऐसी क्या बात है, हमको बोलो भैया। उमर रसीदा आदमी मसनूई नखवत से बोला, तुमको बोला ना, आपने को सिर्फ उस्ताद मैदा से बात करना है। मैंने तलखी से कहा। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। चौकी पर सबसे नुमाया शख्स ही उस्ताद मैदा था। अकबर अली खां उस्ताद मैदा को पहचानते थे। वो भी मुझे इशारा कर सकते थे। अच्छा हुआ उन्होंने दखल नहीं दिया। उनकी बजाय ये जगह बड़ी अजनबी होगी। अपने हवास की बहाली के लिए लाजमन इन्हें कुछ वक्त चाहिए था या उन्होंने मसलहतन खामोशी शुआर की। उस्ताद मैदा के आजमुदाकार साथी के चेहरे पर बरहमी गईदा हो चुकी थी। वो इश्तियाल में कुछ कहना चाहता था कि उस्ताद मैदा ने उसे रोक दिया और भिजी हुई मुस्कुराहट से बोला, हम मैदा हैं, तुम इधर के उस्ताद हो। मेरे लहजे में तजस्सुस शामिल था, तंज भी। पटना शहर के राजा, काम की बात बोलो, मैदा उखड़ी हुई आवाज़ में बोला और गाँव तकिए पर कमर सीधी कर ली। काम की बात ही बोलते हैं और तसल्ली रखो, हमको ज़्यादा बात भी नहीं करना, मैंने ऊंची आवाज़ में कहा। मैदा उस्ताद, इधर अड्डे पर बैठे नए तो नहीं लगते, थोड़ा बहुत तुमको अड्डे का रीति रिवाज भी मालूम होगा। उसका मुंह बन गया और बेचैनी से बोला, घुमाई फिराई के काहे बात करत हो, साफ साफ बोलो। हम इधर पटना शहर में आ गए हैं, तुम्हारा वक्त अब ख़त्म हो चुका है। अड्डे की रीत है, अड्डा उसके पास रहता जो इसका बल रखता हो। तुम ये रीत भूल गए हो तो इधर बोझ से तुम्हारे पालतू तुमको याद दिला देंगे। अड्डा राजपाट नहीं होता, राजा मरे तो राजकुमार तख्त पर बैठ जाए। मैदा की धंसी हुई आंखें बाहर निकल आईं। इर्द गिर्द बैठे लोगों के चेहरे भड़कने लगे। मोमर साथी कुछ ज़्यादा ही नमकख्वार वफाशवार था कि इसका जिस्म बल खाने लगा। औरों का भी यही हाल होना चाहिए था। इसी लम्हे अकबर अली खान ने आहिस्ता से मुझे कोहनी मारी और एक आन के लिए सही ज़ेरो ज़बर कर दिया। ये मौका उन्हें सरजनिश करने का नहीं था। मैं तो इन्हें साथ आने से मना कर रहा था। अब यहाँ से इनके वापस चले जाने, मुझे मेरे हाल पर छोड़ देने और जो कुछ है मुझे अपने आप से निपटने और भुगतने की दरख्वास्त करने का भी वक्त गुजर चुका था। ये हर्षा हर लम्हा मौजूद था कि कहीं वो उल्टी सीधी बात, मिन्नत गुजारी वगैरह न करने लगे। मुझी से गलती हुई, उन्हें साथ रखने की कोई तुक ना थी।
वो कितना ही मुसर होते, मुझे साफ इनकार कर देना चाहिए था। चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद मैदा की ठहरी हुई आवाज़ गूंजी। जानत है, अपने को सब पता है महाराज, सारे रीति रिवाज का जो नहीं जाने हैं, इनको जनवाने तुम इधर आ ही गए हो। मुझे हैरत हुई। उसने खिलाफे तवक्का खुद को काबू में रखा था। विठल कहता था, अड्डे के उस्ताद का ये तहम्मुल दो ही सूरतों में ज़ाहिर होता है, या तो वो सूरत हाल की नज़ाकत भांप किया है, आपने मुकाबिल की बेबाकी और तुनतना अमेज़ तेवर का असीर हो गया है, या उसे खुद पर हद दर्जे एतमाद है। सो अगला कदम उठाने से पहले उस्ताद के स्याह सफ़ेद का तयन इसकी पैमाइश कर लेना बेहतर रहता है। मगर शायद किसी नज़र सानी का मरहला तमाम हो चुका था। चाकू निकालो उस्ताद, तुमको बोला ना अपने पास वक्त कम है, मैंने झिड़कते लहजे में कहा और इसी दम जेब से चाकू निकाल के तेज़ी से खोला और खासी बुलंदी पर उछाल के चाबकदस्ती से दोबारा हाथ में उछक लिया। इतनी बुलंदी पर चाकू उछाल के दोबारा गिरफ्त में लेने के लिए निगाह जमाए रखनी पड़ती है। विठल के बकौल मुंतज़िर हाथ को निगाह का पाबंद कर देना चाहिए। इस तवाज़ुन से किसी पछतावे का इम्कान कम से कम रह जाता है। मैंने बहरहाल हर मुमकिन एहतियात की थी। मेरे चाकू निकालने पर सभी बेकरार हो गए थे। जो बैठे थे उठ खड़े हुए और एक साथ बहुत से चाकू खुलने की आवाज़ से वो मैदा के इशारे के मुंतज़र थे। मैदा का सकूत देख के शायद उन्हें मायूसी हुई। एक और वजह भी उनके ठुठर जाने की हो सकती है। मैंने चाकू वापस अपने हाथ में ले लिया था। तुम अपने को यहाँ से बाहर कर देना चाहत हो? मैदा ने बज़ाहिर फ़िक्रमंदी से कहा। ठीक है साहब बादर, लगता है तुम्हारे पास समय बहुत कमती है, पर अभी तुम्हारी उमरिया ही कितनी है? हमारी जाने दो उस्ताद, अपने लिए सोचो। मैंने दुरुस्ती से कहा। तुम्हारी कितनी रह गई है? तुम्हारे दिन ज़रूर पूरे हो गए हैं। उसने सर झुकाया और लम्हे भर बाद उठाया तो उसकी आंखें मिची हुई थीं। फिर उसे झुझरी सी आई। हुक्के का एक कश लेके मुज़क्का मेज़ अंदाज में बोला, पर एक बात पूछत है बबुआ साहब, हमको इधर राज सिंहासन से हटा दिए के पीछे क्यों पड़त हो? ये कहते कहते उसका लहजा फरमाइशी हो गया। क्यों अपनी जान के बैरी बनो हो? उलट गयो तो सारा तुम खुद ही बोलत हो। हम भी किसी बूते पर इधर राज गद्दी संभाले बैठत हैं, जानते हैं अच्छी तरह। ऐसे ही किसी ने थाली में रख के अड्डे की गद्दी तुम्हारे आगे नहीं कर दी होगी। बल का तोड़ बल ही होता है। दूसरे में दम है तो पहले को जाना पड़ता है। अड्डों पर यही उलटफेर रहता है, एक जाता दूसरा आ जाता है। मैंने अकड़ी आवाज़ में कहा। अपने को तुमसे बैर नहीं, पर अपने लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा तुमने। हाय, हम ऐसा का कीत हैं? उसके तमस्खुराना लहजे पर कमरे में मौजूद हजूम की हंसी छूट गई। मैदा ने उन्हें डांटा और पलके छपकाते हुए बोला, तुम्हारी माँ ने तो कोई शिकायत नहीं लगाई हमरी। हमें तुमसे ज़्यादा बोलना आता उस्ताद। मैंने जब्त किया और थमी हुई आवाज़ में कहा। अच्छा है, ज़ुबान खींच के रखो। हाथ पाँव और चाकू का बल ही नहीं, अड्डे के उस्ताद के और भी बल होते हैं, और तुमको बाद में बतला देंगे। पहले तो चाकू निकालो। देर करोगे तो तुम्हारे ये पिट्ठू तुम्हारी तरफ देखने वाले क्या सोचेंगे? धीरज रखो बलमा, ये अपने को आगे पीछे से पूरा जानत है। मैदा सर झटक के बोला। थोड़ी जो कमी रह गई है वो आज जान जामेंगे। मैदा के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट ऊद कर आई। गर्दन घुमाकर उसने चौकी पर बैठे अपने साथियों को देखा और किसी कदर हिचकिचाते हुए बोला, तुम्हारा ख्याल आवत है, आदमी देख के ही हम चाकू खोलत हैं। इधर बहुत से तुम्हारे जोड़ी के हैं, पहले इनको वक़्त लो, बात को हम सामने आ जावेंगे, ज़रूरत पड़ी तब। ठीक है, मैंने झुड़कती आवाज़ में कहा। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं होता, पर तुम सामने आने से घबराते हो या तुम्हारी कमर में मोच आ गई है तो अपने किसी सुरमा को आगे कर दो जिस पर तुमको अपने से ज़्यादा भरोसा। और एक बात जान लो, उस्ताद खुद सामने आए या बदले में अपने किसी रुस्तम को आगे कर दे। रुस्तम के उल्टा हो जाने पर चौकी से फिर उस्ताद ही को नीचे आना पड़ता है। जानत है। मैदा की आवाज़ बिगड़ने लगी। पर इतना आगे को क्यों सोचत हो? आगे का हमको मालूम है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। इस यकीनी लहजे से उस पर अपने एतमाद का इजहार मकसूद था, इससे पहले कि वो और भड़कता। मैंने कहा, और एक बात बोलें उस्ताद? वो पलके पटपटाने लगा, उसके नथने फूल गए। अच्छा होगा तुम खुद ही चौकी से हट जाओ। ऐसे उस्ताद को चौकी छोड़ देना चाहिए जिसे अपने बल पर भरोसा ही ना रहा हो। तुम्हारे उतरने के बाद तुम्हारे किसी हड हराम को ला जाए, कोई भी अपनी जान का दुश्मन उठा तो फैसला हमारे बीच हो जाएगा। एक एक करके आखिरी आदमी तक अड्डे के उस्ताद के सर पे तलवार लटकती रहती है। बाहर का नहीं, अड्डे के अंदर भी तुम्हारे किसी सर फिरे को मस्ती सूझ सकती है। ये तुम्हारे आमने सामने बैठे तुम्हारी माला जपने वाले में किसी का भी सुर किसी वक्त लौट सकता है। समझते हो हमारी बात? इतनी देर ये लंतरानियाँ सुन के अड्डे के उस्ताद का कोई बेशदाई बेलगाम हो सकता था। कोलकाता के अड्डे पर विठल के सामने कोई इस तरह दावाज़नी करता तो एक नहीं, विठल के कई परवरदा बेकाबू हो जाते।
अकबर अली खां ने कोहनी मार के एक बार फिर मुझे मुंतशर किया। उनकी मौजूदगी किसी बोझ की तरह मुझ पर मुसल्लत थी। उन्होंने जुबान से कुछ नहीं कहा। उनका चेहरा मेरे सामने नहीं था, लेकिन उनकी दिगरगूं हालत का अंदाज़ा किया जा सकता था। मेरे साथ आने पर अब शायद उन्हें पछतावा हो रहा हो। बेशक हम चारों तरफ से अड्डे के सरकश और मुश्तिल आदमियों के नरके में थे। अब तक नहीं तो कुछ बैद नहीं था कि दूसरे लम्हे उस्ताद मैदा के किसी बहुत दीवाने के दिमाग में अपने उस्ताद के सामने कुछ कर गुजरने का सौदा समझ आए। अड्डे पर मौजूद हर शख्स इस सुरखरुई के लिए बेताब होगा। अकबर अली खां एक ज़हीन, पुख्ताकार, मामला फहम और आला तलीम याफ्ता आदमी था। विलायत में वकालत की तालीम हासिल की थी, एक दुनिया देखी थी। जल्द या बदेर उन्हें यह नतीजा खज कर लेना चाहिए था कि मेरी यह वगोई बेमहल है कि बेसबब। चाकू पर मेरी दस्तरस का इन्हें इल्म न था, लेकिन शनासाई की इस मुख्तसर मुद्दत में उन्हें अच्छी तरह मेरे होशो हवास की दुरुस्ती का अंदाज़ा हो जाना चाहिए था। असल तो यही होशो हवास का तवाज़ुन, इनकी दुरुस्ती है। किसी गैर इरादी नगहां लर्जिश का इम्कान तो हर वक्त रहता है। ये अड्डा, यहाँ के लोग सभी कुछ मेरे लिए अजनबी था। मैदा और इसके आदमी की धमकी अमेज़ नज़रें, मेरा इरादा आइंदा इक़दाम पर मशरूत था, और एक नहीं बैक वक्त कई सिमतों और पहलुओं पर नज़र रखनी लाजिम थी। अड्डे के उस्ताद, उसके हाशिया बरदारों को अड्डे की वज़ा और तौर तरीक़ों की तलकीन, इन पर मुसलसल असरअंदाजी, ऐसी दलीलों की योरश जो सख्ता और बेवज़न ना हो, और हासिल ये कि किसी ताहीर के बगैर अपने मकसद का हसूल। बिटल कहता था कि दलील की काट चाकू से तेज़ होती है, और महज हुज्जत पर मबनी हो तो कुंद फुलके का काम भी नहीं कर पाती। वो कहता था दलील को दुहाई नहीं होना चाहिए, ना इनका वार ऐसा शदीद हो कि मुखातिब बदहवास हो जाए या हो जाए। अक्ल होश से आ रही। मैदा बज़ाहिर इतना मुज़तरब नहीं लग रहा था जितना सूरत हाल में मैं और मेरी लाफजनी से होना चाहिए था। उसका हाल कुछ अजीब था। कभी चेहरा तमतमा जाता, कभी आंखें सुर्ख हो जाती और कभी ऐसा लगता जैसे इसने कुछ सुना ही नहीं, और सुना है तो एतबार के लायक नहीं समझा। बेशतर वो मुतमईन और मुस्तैद नजर आता रहा था। यकीनन जोर के अलावा अपने दूसरे औसाफ की वजह से वो इतने बहुत से लोगों और पटना से हासे बड़े शहर में मुमताज़ हुआ होगा। किसी कदर तौक़ुफ़ के बाद वो तीखे लहजे में बोला, पूरी तरह समझ में आवत है साहब, साथ तुम्हारा मान भी देखत है। नहीं होता तो इस तरह मुंह उठाए सीना फुलाए सामने नहीं आ जाते। अच्छा ही हुआ तुम आप इधर चले आए, हम भी तुम्हार को देखन चाहत थे, पर तुम इतनी देर क्यों लगा दियो भैया साहब, किधर छुप गए थे? मैदा चुलबुलेपन से बोला, समझो जितनी देर तुमको इधर राज गद्दी पर राज करना था उतनी देर हमको भी लगनी थी। अभी तुमको बोला ना, तुमने यही एक रास्ता खुला छोड़ा था, निकलते दूसरे भी थे, लेकिन अपने पास वक्त नहीं है। ऐस भी क्या जल्दी, तुम तो इधर चौकी पर राजा बनन वास्ते आइयो हो, अपना कोई इरादा नहीं था इधर आने का। तुम्हारी चौकी राजगद्दी से अपना क्या बैर, पर और रास्ते इसी तरफ से खुलेंगे। मैंने सानिये सांस लिया तुंद लहजे में कहा, और वैसे भी ठीक ही हुआ। तुम जैसे उस्ताद को शहर के अड्डे की चौकी पर नहीं होना चाहिए। अड्डे के लोग चोर उचक्के उठाई गिरे नहीं होते, गली के कुत्तों की तरह इन्हें भौंकने काटने के लिए छोड़ नहीं दिया जाता, गलों में पट्टा डाला जाता है। अपना भी थोड़ा बहुत अड्डा गिरोह से साथ रहा है। दूसरी जगह पे का हुए है? मैदा ने आंखें फाड़ के पूछा। मेरी तल्ख कलामी का इस पर कोई खास असर नहीं हुआ। दूसरी जगहों पर ऐसा अंधेर नहीं होता, रास्ता खुला रखते फिर तहरे लिए। हाँ भैया, जिधर तुम्हारा मन करे कल पड़ियो। तुम इधर दिन के उजाले में अपने 3 आदमी पर हाथ उठाई हो, 2 को आधा कर दियो, तीसरे को ठिकाने लगा दियो। हाँ, और अब चौथे की बारी है, मैंने दहकती आवाज़ में कहा। मैदा का ठहराव मसनूई था, उसके जिस्म में लहरें उठी। करीब बैठे साथी भी अपनी जगहों पर सिमटे और बंधे ना रह सके। मुझे कुछ बोलने की इजाज़त है? यकयक अकबर अली खां ने कदम आगे आके झिझकते हुए कहा। सभी चौंक पड़े। अकबर अली खां का लहजा मुफाहिमाना और हाथ एहतजाजी और किसी कदर फरियादी अंदाज में उठा हुआ था। अकबर अली खां ने मैदा को मुखातिब किया था। मैदा की आंखों में चमक पैदा हुई। उसके कुछ कहने से पहले मैंने सख्ती से अकबर अली खां को मुतनबा किया। आप कुछ नहीं बोलेंगे? बोलो वकील साहब, मैदा फयाजाना तेवर से बोला। का बात है? नहीं जनाब, आप इस बदकुमाश से कोई कलाम ना करें, ये इस लायक ही नहीं। मैंने अकबर अली खां को दोबारा मना किया। बोलो वकील साहब बोलो, मैदा बेचैनी से बोला। अकबर अली खां की हालत इज़्तिरारी हो गई। बेचारगी से मेरी तरफ देखा किए, कभी मैदा की तरफ। ये अदालत नहीं है जनाब, इन लोगों को आपकी ज़ुबान नहीं आती, आप अपना कहा ज़ाया करेंगे। मैंने तलकीनी लहजे में कहा। मैं सिर्फ हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ। अकबर अली खां घुटी घुटी आवाज़ में बोले। मगर किससे? ये शख्स अंधा बहरा है क्या? गली में बहुत से लोग मौजूद थे, उन्होंने इसे आंखों देखा नहीं बताया होगा क्या? अकबर अली खां का जिस्म बल खाने लगा। मैदा गौर से सुन रहा था। आपका इस ऊंचा सुर वाले बबुआ साहब से कोई रिश्ता नाता लागत है? कहा वकील साहब। नहीं मैदा भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अकबर अली खां ने नपा तुला जवाब दिया। वही तो हम भी सोचे हैं,
आप इनके हाथ कैसे चढ़ गए हो? ये एक नमरी चाकूबाज पल भर में जमीन आसमान तलपट कर देवे। आप कचहरी अदालत के बंधु, खानदानी भले मांस, शहर में आपके नाम का डंका बजत है। मैदा का तंज मज़ाक़ आमेज़ था और कुछ ऐसा कारी नहीं था। उसने बज़ाहिर हैरानी से पूछा, फिर का है? अकबर अली खां कुछ कहना चाहते थे कि मैंने मैदा से कहा, सारा रिश्ता नाता अभी साफ कर देंगे, पहले चाकू निकालो उस्ताद। मैदा ने मेरी बरहमी पर तवज्जो नहीं दी और अकबर अली खां से बोला, हाँ वकील साहब, हम आपसे कुछ पूछत हैं। कब से जाना तो आप अपने शेर बब्बर को? ज़्यादा देर से नहीं। अकबर अली खां ने मुतानत से जवाब दिया, अभी दोपहर से। अभी इसी दोपहरिया से? मैदा पलके चिपकाने लगा। इधर गली में आप भी थे का? नहीं साहब, मैं वहाँ नहीं था। अकबर अली खां ने मुस्तरबाना सर हिलाया। फिर आप मैदा के चेहरे पर कशमकश नमूदार हुई और चमकारती आवाज़ में बोला ना वकील साहब, हमका सब खुल कर बता दो। बेहतर है आप यहाँ से चले जाएं, मैंने बारगुश्तगी से कहा, और इत्मीनान रखें, मैं मुँह जोर इस बनमानस को देख लूँगा। यकीन कीजिए इसका वक्त आ गया है। इसके सामने किसी वजाहत और दलीलो हुज्जत से कुछ हासिल नहीं। ये दूसरी तरह का आदमी है। खुदा के लिए मुझे कुछ बात करने दीजिए। अकबर अली खां ने शिकस्ता लहजे में मुझसे मिन्नत की। उनकी आजिज़ी और रंजीदगी पे नाराज़गी गालिब थी। मुझे मेरी बदकलामी और तरह नवाई से बाज रखने के लिए बस इनका हाथ जोड़ना ही रह गया था। किसी आखिर कोशिश के तौर पर उन्होंने हतमी अंदाज में सरगोशी की, बात को आपको इख्तियार है, आप कहते हैं तो चला भी जाऊँगा मैं। का है? हमसे बोलो वकील साहब। मैदा बेकरारी से बोला। मेरे लिए अब खामोश हो जाना ही मुनासिब था। मेरा इन साहब इस नौजवान से कोई ताल्लुक़ नहीं है मैदा भाई। अकबर अली खां ने मेरी खामोशी पर गहरी सांस भरी और दो टोक लहजे में कहा, मैं आपको बताता हूँ, मैं और बीवी बच्चे घर में बैठे खाना खा रहे थे कि उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी और बताया कि ये इस शहर में अजनबी हैं और बहुत परेशानी में हैं। पीछे पुलिस है। सारी बात बताई कि पटना शहर में आने का इनका कोई इरादा नहीं था। ये तो आगे जा रहे थे कि सफ़र में कल रात उनके बड़े भाई की तबीयत ख़राब हो गई। जल्द इलाज के लिए इन्हें आगे का सफ़र मुलतवी करके पटना शहर में रुकना पड़ा और उन्होंने पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का रुख किया। रात भर भाई के सराहाने अस्पताल में रहे। आज सुबह बड़ा डॉक्टर मरीज़ देख के जा चुका था। उन्होंने नर्स से इजाज़त ली और रिश्तेदारों को भाई की हालत के बारे में तार देने के लिए ये बड़े डाखाने गए थे कि इनका बटुआ किसी ने छीन लिया। उन्होंने इसका पीछा किया। वो आदमी भागता हुआ डाखाने की बाजू वाली गली में दाखिल हो गया और उसने एक जगह उनके बिल्कुल सर पर आ जाने पर चाकू तान लिया। उन्होंने इसे काबू में कर लिया और अपना बटुआ हासिल कर लिया था कि एक दूसरे आदमी ने उनका रास्ता रोक लिया और दूसरा फिर तीसरा। दोनों के हाथों में खुले चाकू थे। वो अपने पहले साथी की नाकामी का बदला लेने के लिए उन पर वार करना चाहते थे। उन्होंने अपना चाकू नहीं निकाला था। उनका कहना था, उन्होंने बहुत कुछ कहा कि उन्हें कहीं जल्दी पहुंचना है, शायद अस्पताल के बारे में भी बताया था। ये अपना बटुआ देने पर भी तैयार हो गए थे। वो दोनों बहुत गुस्से में थे। उन्हें हर हाल में अपना बचाव करना था। एक आदमी को उन्होंने बस में कर लिया था कि दूसरे ने कुछ ना देखा। उसकी ज़रा सी चूक से इनकी पकड़ में आए इसके साथी को भी नुकसान पहुंच सकता है। कुछ यही हुआ। वो आदमी दीवाना हो चुका था। चाकू इसके हाथ में था। ये कहते ही उन्होंने उसके वार से खुद बचने इसके साथी को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह बढ़ चुका था। उसका चाकू अपने ही साथी की पसली में उतर गया। अपनी नादानी जल्दबाजी का ये अंजाम देख के इसके हाथ पांव फूल गए। अब वही एक आदमी इनके सामने रह गया था और इसकी हालत ख़राब थी। 3-4 हाथों में उसे भी उन्होंने अदमुआ कर दिया। इसके बाद इनका रास्ता साफ था। कोई चौथा फिर इनके आगे नहीं आया। ये गली से निकल आए और अस्पताल जाने के लिए तांगे में बैठ गए। कुछ रास्ता तय कर लिया था कि देखा पुलिस और बहुत से आदमी इन तक पहुंचने के लिए भाग रहे हैं। सड़क के किसी मोड़ पर वो लोग पल भर के लिए ओझल हो गए थे कि ये तांगे से कूद के करीबी गली में घुस गए और गली गली घूमते छुपते फिरे और मजबूरन इन्हें हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ी। इन्हें भाई के पास जल्द अस्पताल पहुंचने की फिक्र थी। पुलिस के हाथ आ जाने और किसी बड़े झगड़े में पड़ने से वक्त और निकल जाता। इनकी ज़ुबानी सारा वाक़या सुन के मुझे हमदर्दी हुई। मैंने मशवरा दिया कि 3-4 दिन में हालात दब जाने या ठीक हो जाने तक बेहतर होगा ये मेरे घर में ठहरे रहें। मैं अस्पताल जाकर इनके भाई की देखभाल कर सकता हूँ। उनका कहना भी ठीक था कि जिस तांगे में उन्होंने अस्पताल से बड़े डाकखाने तक सफ़र किया था, इसी तांगे से अस्पताल वापस जा रहे थे। उस्ताद मैदा उसके आदमियों के लिए तांगे वाले को ढूंढ निकाला मुश्किल ना होगा। वो अस्पताल पहुंच गए तो वहाँ इनके भाई के पास मुझे देख के इनका शक मेरे घर पे जा सकता है। इस तरह मैं ख्वामखा किसी परेशानी से दो चार हो सकता हूँ। मुझे तो इसी शहर में रहना है। उस्ताद मैदा के सीने में मेरी फांस चुभ सकती है। मैंने कहा, फिर ऐसा करें कि मुझे अपने घर का पता बताएं। मैं इनके रिश्तेदारों को पटना आने के लिए तार दे देता हूँ। वो कल या परसों तक यहाँ आ जाएंगे। इस वक्त तक ये मेरे घर छुपे रहें। फिर किसी दिन किसी मुनासिब वक्त अंधेरा हो जाने के बाद रात को किसी वक्त चुपके से ये पटना शहर से निकल जाए। उन्होंने मेरा हर मशवरा मुस्तरद कर दिया। ये नौजवान आदमी है। अचानक उन्होंने फैसला किया कि इन्हें खुद उस्ताद मैदा के पास जाना चाहिए। मैं इन्हें मना करता रहा, ये नहीं माने। मुझे नहीं मालूम यहाँ आने का इनका फैसला किस कदर जज्बाती है या उस्ताद मैदा को उसकी पुरानी जगह से बेदखल कर देने का भरोसा किस हद तक दुरुस्त है। मैंने एहतियातन इनके साथ रहना मुनासिब समझा। शायद मेरे साथ होने से बात इतनी ना बढ़ पाए।
जो कुछ मेरे इल्म में है मैंने आपको बता दिया मैदा भाई। मैंने बिल्कुल नहीं जानता, आज ही आमना सामना हुआ है, लेकिन मैंने देखा है अपने भाई के पास जाने के लिए ये बहुत बेचैन थे। भाई के लिए ये कुछ भी कर गुजर सकते हैं। अकबर अली खां को मौका की नज़ाकत का शिद्दत से एहसास था। उन्होंने खुशवज़ई से जैसे एक एक लफ्ज़ चुन चुन के आवाज़ के किसी ज़ेरो बम के बगैर बड़ी हद तक गैर जानबदारी से सारी रुदात गोश गुजार की। मुद्दा की तरसील के लिए समात व गोयाई का तवाज़ुन लाजिम है। उन्होंने अपने बयान में मुखातबीन की समात की इस्तात का ख्याल रखा और अदालती तर्ज बयान से इज्तनाब किया। अदालती बयान में दलीलें मुसलत करने की कोशिश की जाती है। अकबर अली खान ने सादगी शुमार की थी, सादगी और एहतसार। जुज़ियार और सराहतों से पढ़ने और सुनने वाले का तजस्सुस इश्तियाक मुतासिर होता है। सतूर कम बैन सतूर ज़्यादा, यही बलागत का करीना है। ना कहते हुए भी उन्होंने सभी कुछ कह दिया था। वकील वो कितने ही बड़े हों, इनका बयान इनकी तबई जहानत की आयनादारी कर रहा था। हर फजीलत की पहली शर्त जहानत है। उन्होंने हर गैर ज़रूरी जिक्र से परहेज़ किया था। होटल में हमारे क़याम, चाकू लहराते हुए उनके घर में मेरी आमद की नागहानी, पर्दादार ख़वातीन की बेपर्दगी, उन्हें हैबत में रखने के जुर्म की गुफ्तनी नागुफ्तनी से उन्होंने पहलू तही की थी। सारे हाल में खामोशी छा गई। मैदा की आंखें फैली हुई थीं। उसने दखल दिया न मैंने। अकबर अली खां के चुप हो जाने पर लम्हे गुजर गए। मैदा बेहरकत बैठा रहा। फिर उसने पहलू बदल के हुक्के का लंबा कश लिया, अपने साथियों की तरफ देखा और एक पल के लिए आंखें मींच लीं। उसकी पेशानी पर शिकनें गहरी हो गई थीं। मेरी खामोशी का कोई जवाब न था। मैदा के मनफी मस्बत तासुर का इंतज़ार करना बेमहल और बेमसलहत था। मैंने ऊंची आवाज़ में उसे मुखातिब किया। वकील साहब को जो बोलना था बोल चुके मैदा उस्ताद। समझो, वकील साहब ने तुमसे कुछ बोला, ना तुमने कुछ सुना। उनके झूठ सच पर ध्यान मत दो और अपना मेरा वक्त और बर्बाद मत करो। मैंने फुर्ती से चाकू खोल लिया। अपना फैसला इसी पर होना चाहिए। तुमको यही ज़ुबान आती है ना? अकबर अली खान ने मायूसी से मेरी तरफ देखा और सर झुका लिया। मैदा ने मेरा कहा दरगुजर किया और हाथ उठा के अकबर अली खान से पूछा, ओहो, तो सब ठीक है? जो आप बोले हम पूरे ध्यान से सुन लिए। ई सारा सीधा ही बोलत हैं का? मैंने जो देखा और सुना है वही आपको बताया है। अकबर अली खान उलझी हुई आवाज़ में बोले, एक बात साफ कर दूं मैदा भाई, मैं इनका वकील बन के यहाँ नहीं आया। मैंने आपसे इनकी कोई सिफारिश भी नहीं की, लेकिन कुछ बातें। कहते कहते अकबर अली खान रुक गया। उनके होंठ भिज गए। लहजा भर तामुल किया, मायूसी से बोले, जाने दीजिए, बेहतर होगा आप दोनों खुद ही निपट लीजिए। ऊ का बात? मैदा मचल के बोला, ऊ तो आप जैसा बोलत हो। बात को हम देख ही लेंगे, हमको ही सारा देखना है। पर आप बोलो, आप का कहना चाहत थे? कुछ नहीं मैदा भाई। अकबर अली खां की आवाज़ भारी हो गई। ये हमारे घर अपनी मर्जी से आए थे, हमारी दावत पर, हमारी खुशी से नहीं, और उन्होंने हमें कुछ सोचने समझने कुछ करने का मौका ही नहीं दिया था। मैदा उछल पड़ा। उसने अकबर अली खां को बात पूरी करने नहीं दी। जरूर चाकू निकाला होगा। चाकू से खिलन का इनका बहुत चाव लागत है। यही है ना? अकबर अली खां ने तायीद की, ना तरदीद। पुरदबारी से बोले, शुरू में उन्होंने जोर डाला था, डालना ही चाहिए था, लेकिन जल्द ही हमारी सारी हैरत दूर कर दी, दुख भी और खौफ भी। उन्होंने घर के किसी फ़र्द को तंग नहीं किया, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। अपने आने की वजह बताई और घर में इस तरह दाखिल होने की माफ़ी चाहिए। कुछ देर घर में रहने की इजाज़त चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं। मैंने बहुत कुरेद की और इनके जवाब पर किसी और तरफ देखने सोचने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। उन्होंने अस्पताल और डॉक्टर का नाम भी बताया। मैंने आपको अभी बताया कि ये 2-3 दिन हमारे घर ठहरे रहने के मशवरे पर राज़ी नहीं हुए। अकबर अली खां के लहजे में पहले से कहीं ज़्यादा एतमाद था। कहने लगे, इतनी उम्र में हमने भी कुछ देखा बाला है मैदा भाई। अपना काम ही असर है कि भांत भांत के लोगों से वास्ता पड़ा। एक से एक बढ़ के थोड़ी बहुत आदमी की पहचान होनी चाहिए। आपके आदमी और पुलिस वाले इनके पीछे ना होते तो ये हमारे घर में क्यों दाखिल होते? कोई और बात, कोई और इरादा होता इनका तो ये हमसे किसी और तरह पेश आते। मैंने देखा है, इनमें हौसले की कमी नहीं। ये पुलिस के सामने भी आ जाते अगर इन्हें किसी जगह पहुंचने की बेकली ना होती। मैदा की भवें चढ़ गई और नथने फड़कने लगे। नखुवते लहजे में बोला, पुलिस को तो हम अभी इधर ही बुलवा सकत हैं, आपको पता है वकील साहब। इसकी आवाज़ रखने लगी। अपना एक आदमी चला गियो, बहुत पुराना साथ था अपना, का चाकू घुमावत था, बिजली लपकत थी इसके अंग अंग में। इस रामजादे का इतना खून निकल गयो कि अस्पताल के रास्ते में दम तोड़ गयो। तुमरे इस शक्तिवान श्रीमान के कारण इसकी हत्या हो गई हो। ऐसों में कौन सी दफ़ा लागत है वकील साहब, हमसे ज़्यादा आप जानत हो। ये हमसे चाकू की बात करत हैं। पहले हमारे आदमी का हिसाब चुकता कर दें। इशारे का देर होवेगी, पुलिस इधर आ जावेगी। इशारा करो ना, बुलाओ पुलिस को, सोचते क्या हो फिर। मैंने पुनकारती आवाज़ में कहा, इशारा करो ना, बुलाओ पुलिस को, सोचते क्या हो फिर। मैंने पुनकारती आवाज़ में कहा, पर हमको मालूम है उस्ताद तुम ऐसा नहीं करोगे। अपने पिठुओं को क्या जवाब दोगे? किस मुंह से सामना करोगे इनका? क्या सोचेंगे?
ये ऐसे उस्ताद के लिए चौकी से चिमटे रहने के लिए उस्ताद के पास पुलिस की आड़ रह गई थी। तुम खूब जानते होगे ऐसे राजा को प्रजा कब तक सहन करेगी, कब तक पलकों पे बिठाएगी इसे। मैदा का चेहरा सुलग रहा था। हुक्के की नय इसकी उंगलियों में लर्जा थी। उसके साथियों के पीछोताप का भी कुछ यही आलम था। हम तो खुद इधर आए हैं हिसाब साफ करने। मैंने दनिस्ता अपनी आवाज किसी कदर मध्यम की। अपने पुराने आदमी के बिछड़ जाने पे तुम्हारा खून बहुत खोलता है। बड़ा चाकू घुमाता था वो, बड़ी बिजली थी रग रग में। इसको तो पूरा देखना भी नहीं आता था। उस्ताद, चाकू के खेल में हाथ, आंखें और दिमाग बांध के रखना पड़ता है। ये तालमेल न हो तो वही होता है जो इसके साथ हुआ। उसे तो कब का ढेर हो जाना चाहिए था। लगता है कभी कोई असील नहीं पड़ा था उसके सामने। तुम अपनी बात करते हो, हमारे रास्ते बंद करके हमें कितना दुख पहुंचाया तुमने, इसे तुम क्या जानोगे। और पुलिस की बात करते हो, चौकी से उतर के पहले हमारे सामने आओ। अपना वादा समझो इसे। इतने लोगों के बीच बोलते हैं, पुलिस के सामने हम खुद आ जाएंगे। मेरी बात सुनिए। अकबर अली खान ने दोनों हाथ उठा के बशिद्दत तमाम रखना अंदाजी की। अब मेरी बात सुनिए मैदा भाई, आपके आदमी को उन्होंने नहीं मारा। उस्ताद मैदा भड़क उठा। आप मर्गियो सुसरा का बोलो थो, वो भिनभिनाती आवाज में बोला। मेरी बात सुनिए मैदा भाई, लगता है जो कुछ मैंने पहले कहा है आपने इस पर पूरा ध्यान नहीं दिया। अकबर अली खान ने ठहर ठहर के कहा, समझिए जैसा ये कहते हैं ऐसा ही हुआ। अगर तो आप इनका रास्ता खोटा करने के सिवा कुछ न कर पाएंगे। बात को पछतावा भी हो सकता है आपको। मैं इनका कहना दोहराता हूँ, इनका कहना है उन्होंने चाकू नहीं निकाला था। आपके आदमी का चाकू उसके साथी की पसली में जा घुसा। उन्होंने मरने वाले को बचाने की कोशिश की थी। बात कहाँ से शुरू हुई थी। पहले आपके आदमी ने शहर में अजनबी इस नौजवान का बटवा चोरी किया। बटवा वापस लेने के लिए उन्हें इसका पीछा करना चाहिए था। या देखते रह जाते, चुप खड़े अपने लुट जाने का तमाशा देखते रहते। मुसाफिर का बटवा, सफर में इसकी पूंजी छिन जाए तो इसकी क्या हालत होगी। गली में जेब कुतरे का पीछा करके उन्होंने बटवा हासिल कर लिया। जाहिर है उन्हें अपने आप पर भरोसा था कि ये ऐसी आसानी से चोर को फरार होने न देंगे। ना होता तो वहीं डाकखाने में चीखते चिल्लाते रह जाते। बटवा मिलने के बाद बात खत्म हो गई थी। लेकिन इसी वक्त आपके दो आदमी इनके आड़े आ गए। बताइए फिर ये क्या करते। आप इनकी जगह होते तो क्या करते, और कोई होता तो। उनकी जेब में चाकू था, उन्होंने बात बढ़ जाने के ख्याल से जेब ही में पड़े रहने दिया। चलिए ये जो कहते हैं इस पर ना जाइए, सब गलत है। लेकिन गली के लोग, उन्होंने भी कुछ देखा है। वो आपसे कितनी दूर हैं और ये कहाँ भागे जा रहे हैं। पुलिस बुलवा के आप इन्हें हथकड़ियां डलवा सकते हैं, लेकिन पुलिस का काम एक हद पे जाके खत्म हो जाता है। कचहरी की बात दूसरी होती है। वहां शतरंज की बाजी जमती है, बाल की खाल निकाली जाती है, फिर एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, बात आगे तक चली जाती है। ये हार जाएंगे या जीत जाएंगे। आपका जाने वाला साथी किसी सूरत वापस नहीं आएगा। जिस बीमार भाई और अस्पताल के बारे में ये कह रहे हैं वो भी किसी दूसरे शहर में नहीं है। अकबर अली खान ने बेचारगी से हाथ फैलाए और थके हुए लहजे में बोले, मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, आप समझदार हैं। शायद मैदा को तोक्को थी अकबर अली खां उसे कुछ और कायल करने के लिए नुक्ता आफरीनियां करेंगे, लेकिन यूं अचानक अपनी अर्ज गुजारी से दस्तबरदार हो जाने पर वो चौंक सा पड़ा और उसने अपने करीब बैठे मोमर आदमी की तरफ सवालिया नजरों से देखा। मोमर आदमी के पिपड़ी जमे स्याह होंठ फड़फड़ा के रह गए। दोनों ने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा। गुस्सा और गजब के अलावा अब मैदा के चेहरे पर कशमकश और कशाकश बड़ी नुमाया थी। हुक्के की नय मुंह से चिपकाए उसने जल्दी जल्दी कई कश लिए और नुकीली आवाज में बोला, अब आप इनकी वकालत करो हो वकील साहब। सिर्फ इनकी नहीं, सोचिए तो आपकी भी। अकबर अली खान ने किसी झिझक के बगैर कहा, ये तो मेरी राय है मैदा भाई, मेरा क्या जोर है आप पर। आप ना माने, हुक्म हो तो जुबान ही बंद रखूं। अपने लिए भी कोई हुक्म करो उस्ताद। अकबर अली खान के चुप होते ही मैंने कहा, लहजे लफ्जों के रंग बदल देते हैं। मेरे बज़ाहिर सद लहजे में आग सी लगी हुई थी। मैदा के जिस्म जाँ में भी मुंतकिल हुई होगी। मैंने तलखी से फिर उसे टोका, चौकी से नहीं उतरना तो पुलिस को बुलवाओ। जो कुछ भी है थोड़ी मेहरबानी कर दो, जल्दी करो। अकबर अली खान ने दबे लहजे में मुझे पुलिस के हवाले कर देने की सूरत में तवील और पेचीदा मरहलों के अवाकिब से मैदा को आगाह करना जरूरी समझा था। उन्हें क्या मालूम था, कचहरी अदालत तो दूर की बात है, सिर्फ एक दिन और मुझे विठल के पास ना पहुंच पाने का अजाब भुगतना होगा। इतना वक्त मैंने जिस तरह गुजारा है वो मैं ही जानता हूँ। मैं कर भी क्या सकता था। ये एक दिन भी मुझे जैसे तैसे काटना है, 1 दिन या 1.5 दिन, बस, इससे ज्यादा नहीं। पटने से कोलकाता ऐसा दूर नहीं है।
उन्हें खबर मिलने की देर होगी। पहली गाड़ी से चल पड़ेंगे। कल तक जामू, जुमरू और जोरा और जाने कौन कौन यहाँ पहुँच जाएंगे।